मेरे प्यारे मंडल, डियर यूनिवर्स, एक युवती ने किसी गहरे दर्द भरे और काफ़ी दुखद काव्य को पढ़कर उसने अंत में उसे एक अच्छा इंटरटेनमेंट बताया। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। बात तो बहुत साधारण सी है। जो उसने एक दर्द भरे करुणा भरे काव्य को मनोरंजक बताया, लेकिन इस साधारण बात में कुछ छिपा हुआ सांकेतिक और चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ लोग जो इस बात को सुने शायद इससे सहमत ना हो। उनका कहना कुछ और हो सकता है, लेकिन ज़रा ठहरिए। किसी भी बात की निष्कर्ष, निर्णय या फिर कहे दृष्टिकोण को समझने से पहले या कुछ बताने से पहले उसे पूरी तरह समझने का प्रयास करें। लोग अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी बात को कहने में किसी का दृष्टिकोण छिपा हुआ है, और हम ये देखते हैं चारों तरफ, कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, तो वह किसी न किसी के दृष्टिकोण के संदर्भ में ही लोग सुनना या समझना पसंद करते हैं। अगर किसी ने किसी ग्रंथ, धार्मिक या फिर किसी होली बुक के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में या उसके दृष्टिकोण से कुछ बातें कह दी, तो वो बड़ा ही सहज प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दृष्टिकोण जो एक बड़ा ही प्यारा शब्द है, जिसमें खुद वह बता रहा है कि ये किसी के दृष्टि का एक कोण मात्र है। कोण या फिर कहें एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू। एक चेतना का कोई एंगल नहीं हो सकता। आपके पास जो सामर्थ्य है वो पूरा 360 डिग्री का एंगल का है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल यानी या कहें किसी बात को या किसी घटना को 15 डिग्री एंगल या 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल
से देखने की भावना रखे तो या तो किसी तरीके से इंसाफ ना हुआ। आपके पास पूरी गोलार्ध की क्षमता है तो किसी दृष्टिकोण में या किसी एंगल से किसी वस्तु को या फिर किसी भी बात को क्यों देखकर उसका भावार्थ या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चीज़ें तो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में ही देखकर जिसे हम निर्विकल्प भाव में देख सके तभी उसकी सत्यता या गहराई या समझ के नज़दीक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि किसी एंगल या दृष्टिकोण से देखा गया चीज़ किसी और के मुताबिक चलने की भांति होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक घोड़े को उसके दोनों आँखों के सामने एक पट्टा बांध दिया जाता है जिससे कि उसके दृष्टिकोण की क्षमता घट जाए और वो उसे चलाने वाले के हिसाब से जैसा वो दिखाना चाहता है, जिस ओर वो ले जाना चाहता है, सिर्फ वही देख पाए। संभवतः हम जितने भी चीज़ें समझ रहे हैं किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी भी अन्य रूप के माध्यम से, उसकी उपयोगिता हो सकती है ज़रूर इस भौतिक दुनिया में। लेकिन आप अगर भौतिकवाद से उससे परे कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको अपना स्वामित्व का अधिकार का यूज़ करते हुए किसी भी पॉइंट को, किसी भी बात को पूरे स्वतंत्र रूप से देखना और उसका आकलन करना चाहिए। स्वभाव, भाषा, विचार भिन्न हो सकता है, लेकिन इन सब का समागम एक ही बिंदु पर आकर समाप्त होता है। हम चाहे जितने भी अन्य को अलग अलग मत रखें, उसके अंतरिम बिंदु एक ही जगह आकर समाप्त होगी। शर्त सिर्फ ये है कि चीज़ों को निर्विकल्प, निरअहंकार के रूप में देखने का प्रयास करना हो। मैं उसी निर्विकल्प की स्थिति की बातें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको किसी तरह की समाधि में जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ निर्विकल्प भाव से ही चीज़ों को देखने का प्रयास करें। निर्विकल्प अर्थात जिसका कोई विकल्प ही ना रह जाए, यानी ऑप्शनलेस स्टेज। किसी भी बात के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसके पक्ष में या विपक्ष में। आप
कोई भी विकल्प का चयन ना करें। चीज़ें को जैसा है वैसा सिर्फ देखने का प्रयास करें। कोई रिएक्शन, कोई निर्णय या निष्कर्ष लेने की ज़रूरत नहीं। यही भाव ही साक्षी भाव कहलाता है। लेकिन आप बिना निष्कर्ष लिए या बिना उस पे जजमेंट दिए अपने मन को रोक नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरह का एक बात मेरे ख्याल में आ रहा है जो इस स्थिति को भली भांति प्रकट करता है। उदाहरण के लिए एक ग्लास जिसमें पानी के साथ कुछ धूल मिट्टी को घोल दिया जाए और कुछ देर के लिए अगर वो पानी से भरा हुआ ग्लास को स्थिर छोड़ दे तो वही धूल कण, बड़े कण, छोटे कण धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठने लगते हैं और ऊपर पानी साफ नज़र आता है। ये एक तरीका सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो कि कण है जो पानी में घुल नहीं पा रहे हैं, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ बैठते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। संभवतः मनुष्य के जीवन में इससे सटीक उदाहरण उसके मनोस्थिति को जानने का नहीं हो सकता। मन भी एक पानी के या पानी से भरा हुआ ग्लास प्रतीत होता है जिसमें बहुत ऐसी चीज़ें, मिट्टी रूप, कण रूप चीज़ें घुल जाती हैं। और जब भी हम मन को शांत, बिना किसी भेदभाव और निष्कर्ष के देखते हैं तो धीरे धीरे वो जितने भी अनसॉल्युबल या जितने भी ना घुलने वाले कण और पदार्थ है वो खुद ब खुद नीचे बैठते चले जाते हैं और पानी रूपी मन साफ दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही ये साफ होता है फिर एक हल्के से झटके से या हल्का सा झटका ही मिला तो फिर से वो नीचे के कण पानी में घुलने लग जाते हैं। मनुष्य की जीवन स्थिति शायद ऐसी ही हो गई है। जैसे ही मन शांत, खुद ब खुद स्थिरता में आने की कोशिश करता है, कोई छोटा या बड़ा झटका उस मन के गिलास को हिला देता है जिससे फिर से वो बैठे हुए कण पानी में घुलकर मन को विचलित करने लग जाते हैं। यह स्थिति जीवन में हर इंसान, चाहे वो जो भी आयु का हो, सभी लोग अनुभव करते हैं। लेकिन ज़्यादातर यह अनुभव 25 से 35 वर्ष के लोगों के साथ होता है, क्योंकि
20 तक के एज वाले ज़्यादातर भौतिक दुनिया में बहुत ज़्यादा खोए हुए होने के कारण इस इनसॉल्युबल वाटर कंटेंट को समझने में लेट कर जाते हैं और पुरुषों में 40 के बाद जो स्थिति आती है उसमें संभवतः या तो उनके मन का ग्लास बहुत कम झलकता है या फिर उन्हें संभालने की क्षमता धीरे धीरे उनमें डेवलप हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी के गिलास को अपने मन में बार बार खुद ब खुद छलकाते या हिलाते रहते हैं और कहते हैं कि मन काफ़ी दुखी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे जो भी कुछ घटित हो रहा है या जो भी कुछ वो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्थिर मन को अस्थिर किसी न किसी कारणवश खुद ही कर लिया है या फिर वो किसी ऐसे कण को या गंदगी को पकड़ कर बैठे हैं जो कि उस पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होना चाहता। जैसे एक उदाहरण के लिए द्वारपाल के सामने एक व्यक्ति एक बड़े से हाथी के ऊपर बैठकर आया। द्वारपाल उसे कह रहा है आगे जाने का रास्ता संकरा है, आप हाथी में चढ़कर इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे, आपको अनुमति नहीं है। लेकिन वो आदमी कह रहा है कि मुझे इस हाथी की सवारी करते हुए ही अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि पीछे और भी काफ़ी लोग इसी तरह हाथी पर सवार होकर यहाँ चले आ रहे हैं, मुझे आगे जाने का रास्ता दो। द्वारपाल बार बार निवेदन कर रहा है कि आप ये बात समझ नहीं रहे, आगे रास्ता इतना संकरा है कि ये हाथी को आपको छोड़ना ही होगा, या तो आप उतर कर पैदल जाएं या कोई छोटा वाहन का उपयोग करें, क्योंकि अंदर जाना इतने बड़े हाथी की बस की बात नहीं, जगह ही नहीं रास्ते में जो इस हाथी को समा सके। यही हमारी दुनिया में यही भाव चल रहा है। हर इंसान ने किसी न किसी तरीके से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक हाथी को पकड़ रखे हैं या एक हाथी पर सवार है। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि आगे रास्ता संकरा है, हम इसी हाथी को पकड़कर जो इतने वर्षों से चले आ रहे थे, अब हम आगे नहीं जा सकते। हमें किसी और वाहन की या उतरकर पैदल चलने की ज़रूरत है। वो अनुभव करना नहीं चाहते या फिर वह देखना नहीं चाहते, बात को समझना नहीं चाहते।
आप किसी पुराने चीज़ को, पुरानी जो भी ऐसी बातों को आप पकड़ कर जितना चाहो वो रख लो, लेकिन जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आगे वो फ़िल्टर हो ही नहीं पा रहा, तो आप उसे कैसे दूसरे में प्रवेश कराओगे। ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को, उनके व्यक्तित्व को पहचानने से साफ इनकार करता है, वह चाहता है कि वह व्यक्ति भी मेरे ही दृष्टिकोण से, मेरे ही तरीके से इस दुनिया को देखे, जबकि दृष्टिकोण और तरीका लोगों का अपना अपना अधिकार है। हर लोग स्वतंत्र है, क्योंकि उन्हें बनाया ही गया है अपनी स्वतंत्र भावना से जीवन जीने के लिए। पिछले अध्याय में मैंने जीवन के, ब्रह्मांड के ऊर्जा के बारे में कुछ बातें कही थी। उनमें एक बिंदु यह भी है कि ब्रह्मांड के ऊर्जा का वितरण इस प्रकार है कि कुछ जीवों में, कुछ प्रजातियों में वह अपना प्रभाव अपने तरीकों से ही छोड़ती है। उदाहरण के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में जिनका भी जन्म हुआ होता है, उनका रुझान अंतर्मुखी ज़्यादा होता है, यानी धार्मिक मामले, आध्यात्मिक और पौराणिक चीज़ों में उनका अचेतन मन उन्हें कभी न कभी आकर्षित करता है। ये ऊर्जा का स्वाभाविक वितरण पहले से ही है। इसी के विपरीत अप्रैल, मई, जून के महीने में जिनका जन्म हुआ हो, वह भौतिक संसाधन या भौतिक जगत के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना झुकाव दिखाते हैं। इनमें नेतृत्व और भौतिक सुविधाएं, धन दौलत, काम के प्रति इनका झुकाव पहले दिए गए लोगों के उदाहरण की तुलना में ज़्यादा आकर्षित करता है। यह वितरण ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्वरूप का ही है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को और इस तरह के स्वभाव को जानना और समझना नहीं चाहते, या यूँ कहें कि लोग मूल व्यक्तित्व को पकड़ना ही नहीं चाहते। वह चाहते हैं सामने वाला उसी के ही दृष्टिकोण या उसी के ही समझ और उसके सपोर्ट में ही बातें बोले या कार्य करे। एक तरह के जजमेंटल होना और अपना ही पक्ष को सही बताना लोगों ने
निर्णय कर रखा है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मनोरंजन या एंटरटेनमेंट का मतलब उस युवती ने स्वतंत्र भावना से अपनी राय रखी, कोई भी भावना या कोई भी विचारधारा, खास करके किसी भी तरह का इमोशनल भावना अगर परिवर्तनशील है, चेंज किया जा सकता है, तो वह एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की स्थिति में देखा जा सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार का हास्य कवि या हास्य काव्य बोला तो लोग उसके साथ साथ हंसते हैं और एक तरीके से सिमिलर भाव प्रकट करते हैं। यह अच्छी बात है। जैसा भाव उस काव्य में नज़र आया, लोगों ने वही भाव प्रकट किया। ठीक उसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने मार्मिक या दुखद काव्य कहा, तो आप उस स्थिति में दुख प्रकट कर सकते हैं, दुख फील कर सकते हैं, लेकिन वो हास्य काव्य और दुखदात्मक काव्य दोनों ही अपनी जगह एक परिवर्तनशील भावना बता रही है। दोनों ही एक एंटरटेनमेंट ही है। अब ये क्या बात हो गई कि कोई दुखी हो रहा है और कोई इसे एंटरटेनमेंट बोले, तो उससे पहले आप दुख को और भावनाओं को समझने का निर्विकल्प भाव से कोशिश करें। आप अगर किसी व्यक्ति के बीमार होने से दुखी भाव दिखा रहे हैं, तो ये भाव परिवर्तनशील है। अगर वही इंसान उसी समय यथार्थ ठीक ठाक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो वो दुख की भावना तुरंत गायब हो जाएगी। किसी को धन के बारे में नुकसान सुनकर या उसके बारे में पता चलने पर वो काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन ठीक वैसे ही अगर उसे पता चले कि उसकी धन की हानि होने की जगह लाभ हुआ है, तो स्थिति तुरंत परिवर्तित हो जाएगी। चीज़ें जो दिख रही है वो संभव नहीं कि आप उसके साथ डूबते हुए और उसी बहाव में बहते चले जाएं। आप बिना किसी चॉइस के उस चीज़ को देखें, उससे जिए, अनुभव करें, लेकिन आप निर्णय नहीं ले सकते, निष्कर्ष ना निकालें कि कोई दुखद कविता सुनकर दुखी हो जाना, उसके भाव में अपना भाव व्यक्त करना यह उचित है, लेकिन आप उसे पकड़कर अगर बैठ जाए कि यही मैंडेट है कि इस कविता से, इस भाव भरे कविता से
ये निर्णय लेना चाहिए कि दुख होना ही होगा हर किसी को, इसके कारण दुखी होना ही होगा, ये कोई बात ना हुई। क्योंकि जो दुखी है वह एक सिर्फ स्थिति है, और जो काव्य है, जो रचना है, वह एक कला है जो मनोरंजन के लिए है। ये दोनों की भूमिका अलग है। आप भूमिका का मिश्रण करके किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते कि अगर दुखद घटना है तो उस घटना को लेकर बढ़ते ही जाना है। वो घटना घटित हुई, आपको उससे प्रभाव होना पड़ा, आपने उस चीज़ को झेला, उस चीज़ को समझा, लेकिन आप उसके इस बिंदु पर भी चर्चा करें कि इस घटना के विपरीत अगर चीज़ हुई होती तो शायद यह भाव नहीं होता। मनोरंजन वही है जो कुछ समय के लिए किसी माध्यम से व्यक्त किया गया है, वह वास्तविक में घटित होना या उसकी कल्पना करना, ये आपका एक चयन है। लेकिन इससे जो बातें की गई है उसकी स्थिति अगर एंटरटेनमेंट मनोरंजन की है तो वो मनोरंजन ही होगी, या हास्यात्मक हो या भावनात्मक। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अगर किसी सिनेमा घर में कोई कॉमेडी मूवी देखें या फिर कोई इमोशनल मूवी देखें, वो दोनों ही इंटरटेनमेंट है। लेकिन विचारधारा ऐसी हो पड़ी है कि कुछ लोग अगर किसी भावनात्मक काव्य को पढ़कर अपने आप को दुखी ना बता दे तो सामने वाला उसे जजमेंटल अपना निर्णय दे देता है कि इसे कुछ समझ नहीं। ऐसा नहीं है, उसे क्लैरिटी है इस चीज़ की कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उससे उस भूमिका का बदलाव नहीं हो जाता। जो मंच है वो मंच एंटरटेनमेंट का ही रहेगा, वो मनोरंजन ही है। चीज़ों को उसकी वास्तविकता में देखना ही एक निर्विकल्प स्वभाव है। चॉइस नहीं होनी चाहिए। आप उसमें डूब सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं होनी चाहिए, और ना ही इससे उस मंच का और प्लेटफॉर्म का कुछ बदलाव हो जाता। प्लेटफॉर्म मंच वही रहेगा, लेकिन भावनाएं आती जाती परिवर्तनशील हो सकती है। भावनाओं के परिवर्तन होने से मंच परिवर्तन नहीं होने वाला। मंच वही था और वही रहेगा, चाहे वो हास्य भावना से हो, चाहे वो दुखद भावना से हो। यही भावना है कि हम लोगों को अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं
और चाहते हैं वह भी हमारे ही दृष्टिकोण से कुछ बात कहे। जैसा उस युवती ने कहा, और अगर ऊर्जा संचालन के तरीके में हम इसे समझे तो जितनी भी स्त्री है उन्होंने आज से नहीं लाखों हजारों करोड़ों वर्ष से उनकी चेतनाओं ने भावनाओं का सागर में गोते खाए हैं। उन्हें भावनाओं की इतनी ज़्यादा अनुभव है, इतना उनमें प्रगाढ़ समझ है कि वो पुरुषों की अपेक्षा किसी भी इमोशन और भावनाओं को एक क्लैरिटी में देख सकती है। यही वजह है कि आधुनिक काल में पुरुषों को जब भावनाओं से लड़ना पड़ रहा है तो उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही है, जबकि इसी भावनाओं से लड़ते हुए ना जाने कितने करोड़ों वर्ष स्त्रियों ने इस भावनाओं के भवसागर का अनुभव किया है। कितनी अवरोध, कितना दमन, कितनी अलग चीज़ों का, पीड़ाओं का अनुभव किया। और जितना हम किसी एक चीज़ के अनुभव गहराई में करते हैं उससे हमारी उस अनुभव के प्रति जो समझ है उसकी क्लैरिटी आ जाती है। तो भावनाओं में बहने से पहले आपको ये समझना है कि हम किसी भी भावनाओं को क्लैरिटी में देख पा रहे हैं या नहीं। आप अगर किसी भी पुरुष को किसी स्त्री से कोई भावनात्मक चोट पहुंची है तो यह इसीलिए हो रहा है कि आपको भावनाओं की समझ अभी बहुत कम है। आपने इसमें गोते नहीं खाए। ये भवसागर आपके लिए नया है, लेकिन आपने कार्मिक कर्म के और हार्डवर्क के संघर्ष वाले जीवन के बारे में, इनके भावनाओं के बारे में पुरुषों ने काफ़ी ज़्यादा अनुभव कर रखा है। अब ये अनुभव स्त्रियां अपने स्तर पर कर रही है, तो ठीक इसी तरह स्त्रियों के लिए यह अनुभव, संघर्ष का अनुभव काफ़ी अलग रहने वाला है। दोनों का ही अनुभव अपने अपने स्तर पर अलग अलग भवसागर में जाने का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्त्रियों का भवसागर बहुर्मुखी तत्व पर आधारित है और पुरुषों का अंतर्मुखी है, जो भावनाओं से प्रेरित है। बहुर्मुखी तत्व भौतिक साधनों पर संघर्ष लाएगा, अंतर्मुखी भावनात्मक इमोशनल का संघर्ष लाता है। दोनों के लिए ही अचेतन स्तर पर ये संघर्ष एक नया है जो
फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने अपने साथ या जो जो लोग अपने आप को हाथी पर सवार बाहर खड़े हैं, उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी। अब ऐसे स्टेज पर कैसे किसी भी रूप में बिना प्रभावित हुए अपना जीवन चक्र को या जीवन चक्र में संतुलन बनाए रख सकते हैं, इसके लिए दोनों को अपने स्तर पर एक ऑब्जर्वर या कहें कि साक्षी भाव होने की ज़रूरत है। बिना रिएक्ट, बिना निष्कर्ष और बिना चुनाव किए हुए, दृष्टिकोण किए हुए आपको चीज़ों को जैसा है उसके वास्तविक भाव में देखने की ज़रूरत है, ना कि उसके पीछे छिपा हुआ भावनात्मक तंत्र। अब सवाल यह है कि बिना भावनात्मक गहराई में जाए बिना और बिना उस पर निर्भर हुए कोई भी रिश्ता या रिलेशनशिप कैसे संभव हो सकता है। यहाँ पर एक क्लैरिटी में देखने वाली बात यह है कि भावनात्मक में जाने से कोई मना नहीं कर रहा, ना ही कोई रोक रहा। बस आप भावनात्मक के बेस में या उसके तर्ज पर मंच बदलने की अगर अपेक्षा रखते हैं तो वहाँ पर क्लैरिटी इनवैलिड होगी। आप बेशक भावनाओं में, सजगता में और इमोशनल होकर रिश्ते को निभाएं, लेकिन इमोशन के बेसिस में आपने जिस आधार या जिस मंच पर जो देखना है उस मंच को बदलने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको दुख का अनुभव होगा या फिर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसे मैं एक साधारण उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी रिलेशनशिप में फ्रीडम का परसेंटेज दोनों के लिए 50-50% है, तो किसी एक ने फ्रीडम का परसेंटेज 50% से जैसे ही इंक्रीज किया तो दूसरे पक्ष का इमोशनल परसेंटेज 50 से अधिक खुद ब खुद होने लग जाता है। एक बारी से दोबारा समझे, किसी भी रिश्ते में स्वतंत्रता का अगर अधिकार परसेंटेज के रूप में 50-50% दोनों का है, तो इमोशन की भी मात्रा अचेतन स्तर पर 50-50% होती है। अगर किसी ने फ्रीडम 70% कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो विपरीत है उसका इमोशन भी 70% इंक्रीज होने लग जाता है।
यहीं पे इम्बैलेंस की सिचुएशन या कहें कि स्थिति का असंतुलन की शुरुआत हो जाती है। अगर किसी ने फ्रीडम परसेंटेज 70% किया है तो आप अपने इमोशन परसेंट को 50% तक ही कायम रखना है। आप अगर अपने इमोशन को 50 से 70 तक ले जाते हैं तो खतरा या जोखिम यहीं पर बढ़ जाता है। याद रखें, अचेतन स्तर पर कोई भी स्थिति हमेशा बराबर मात्रा में होती है और सिर्फ चेतन स्तर पर ही उतार चढ़ाव और मात्राएं चेंज होती रहती है एज़ पर सिचुएशन। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी जोड़े में से कोई एक स्वतंत्र होना चाहता है बंधनों से, तो ऐसे स्थिति में जो दूसरा अगर पुरुष है तो उसे अपने भावनात्मक स्तर को उठाने की जगह उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके भावनात्मक स्तर पर जो आप बातें कर रहे हैं इसमें जो आपके विपरीत है वो इसे भली भांति और इसे जानकर समझकर ही ये निर्णय पर आई है। तो आपको अपने भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाने के जगह उसे 50% तक लाने की प्रयास करनी है, जिससे आपका अचेतन स्तर इसे समझने लगेगा और आप जैसे ही इसे नियंत्रण करेंगे आपको क्लैरिटी आएगी कि इसके पीछे, इस इमोशन के पीछे आपका छुपा हुआ एक भय था। आप किसी भय के कारण इस इमोशन से लगाव दिखा रहे थे और इस रिश्ते से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो वजह इमोशन नहीं, वजह एक छिपा हुआ भय था और आप इस भय पर काम करें और इस भय को भी अगर आपने नियंत्रित करके 50% तक रखा तो अचेतन स्तर से आप नियम के अनुसार एक संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे और संभवतः आपके पास जीवन के नए द्वार दिखने लगेंगे या खुलने लगेंगे। चीज़ें अगर क्लैरिटी में एक्सेप्ट की जाए, अगर हम चीज़ों को उसी के ही रूप में, मूल स्वरूप में अपने अंदर समाने दें, तो हमारे साथ प्राकृतिक रूप से दुख, विषाद या किसी प्रकार का पछतावा नहीं रह जाता। हम चीज़ को सिर्फ होने देते हैं और होते हुए देखते हैं। थोड़ा कठिन होता है किसी किसी संदर्भ में कि आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको इमोशन पूरी तरह ख़त्म करने यहाँ कोई नहीं कह रहा। जो अत्यधिक इमोशन है आपको उसकी परसेंटेज घटाकर 50% तक लाने की आवश्यकता है। जब भी मैंने आपको 50% का
उदाहरण दिया है, तो ये आप ज़रूर समझे, ये अचेतन स्तर की एक निमित मात्रा है कि कोई भी चीज़ अगर हम विपरीत के साथ अटैच करते हैं, चाहे वो व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, सांसारिक हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, तो अचेतन स्तर उस रिश्ते में हर बिंदुओं में 50-50% का भागीदारी मानता है। और ये बातें हमारे सिर्फ अचेतन स्तर पर तय नियमित है, लेकिन चेतन स्तर पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एज़ पर रिक्वायरमेंट जैसी ज़रूरतें होती है, उसके हिसाब से हम बदलाव करते जाते हैं। लेकिन यही बदलाव हमारे अचेतन स्तर उसे नहीं समझता, और जिसके कारण चेतन और अचेतन स्तर पर एक तरह का असंतुलन की मात्रा बढ़ती जाती है और आपको दुखद का अनुभव होता जाता है। जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसे आप अगर शांत मन से और क्लैरिटी के साथ निष्पक्ष हुए या फिर निर्विकल्प भाव से देखने लगेंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद अपने आप ही हल होने के तरफ अग्रसित होने लगेगी। आप देखेंगे कि आपके बिना प्रयास के या सिर्फ आपके कुछ चीज़ों को नियंत्रण करने से ही समस्याएं, चाहे वो बहुमुखी हो या अंतर्मुखी, दोनों में ही ये लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आज के सांसारिक समय में स्त्री पक्ष के पास बहुमुखी का असीम संघर्ष आने वाला है। उसी के विपरीत पुरुष पक्ष पर अंतर्मुखी का भी असीम संघर्ष आने वाला है। चीज़ें को बस एक निष्पक्ष भाव से देखने का प्रयास ही आपको एक सुगम और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगा। और इसका उदाहरण न ही सिर्फ रिश्तों के प्रति, बल्कि अगर आपके किसी भी मनोवैज्ञानिक या किसी भी बीमार पीड़ित अवस्था में भी अगर आप इस चीज़ को लागू करने का प्रयास करें, तो संभवतः आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी से और साफ साफ नज़र आने लगेगी। बस सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि चीज़ों को पकड़कर रखने की जगह उसे निर्विकल्प भाव से देखने की प्रयास करें, और जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अचेतन स्तर पर अनुभव करने की प्रयास होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।